मायरा ने खुश होकर शशांक से कहा, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा उदास हो गया। उसने शशांक से पूछा, शुभम सिंह इस बार मुझसे मिलने नहीं आए? शशांक ने एक गहरी सांस ली और उसकी बात का जवाब दिए बिना मायरा से पूछा, शुभम सिंह ने और क्या किया तुम्हारे साथ? शशांक की बात सुनकर सविता तुरंत खड़ी हो गई। वो मायरा को देखकर कुछ बोल पाती कि उससे पहले शशांक ने उसे घूर कर देखा, जिससे सविता का पूरा शरीर कांप उठा। उसके कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई और डर के कारण उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। मायरा का सारा ध्यान शशांक के सवाल का जवाब देने पर था, इसलिए वो अपनी मां को नहीं देख पाई थी। और हाँ, मायरा ने कुछ सोचते हुए अचानक कहा, क्या मायरा? शशांक ने बहुत आराम से मायरा से पूछा, मेरे पापा जुआ खेलते थे और जब वो पैसे हार जाते थे तो वो शराब पीकर मेरी माँ को मारते थे। शुभम चुपके से मुझे पैसे देते और मुझसे कहते थे कि अपने पापा को मत बताना, मायरा ने कहा। शशांक उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने एक नजर सविता की तरफ देखा। मायरा, बस इतना ही? और कुछ बताओ? शशांक ने फिर से मायरा की तरफ देखकर उसे पूछा। हाँ, बस इतना ही। शुभम एक्चुअल में बहुत अच्छे आदमी हैं। वो मेरे सगे भाई जैसे हैं। कुछ दिनों से वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो ठीक तो है ना? मायरा ने उदास होकर पूछा। वो इस दौरान भी थोड़ी नींद में थी और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा था। मायरा बस इतना जानना चाहती थी कि शुभम के साथ क्या हुआ और वो उससे मिलने क्यों नहीं आया। शशांक सोच रहा था कि वो मायरा के सवाल का जवाब क्या दे। वो उसे सच नहीं बता सकता था कि उसके भाई जैसे शुभम को उसके माँ बाप ने ही बर्बाद कर दिया है और अब वो कभी उससे मिलने नहीं आएगा। डोंट वरी मायरा, अभी शुभम बहुत बिजी है। उसे जब भी मौका मिलेगा वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, शशांक ने स्माइल देकर भरोसा दिलाते हुए कहा। शशांक की बात पर मायरा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और आंखों से आंसू निकल रहे थे। आप झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी अभी सब सुना कि आपने मेरी माँ से क्या कहा। माँ, आपने शुभम के साथ क्या किया? मायरा ने अपनी माँ की तरफ देखकर पूछा। तुम्हारी बेटी ने सारा सच बता दिया है। क्या तुम अब भी इतने अच्छे आदमी को बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें बिल्कुल भी ऊपर वाले का डर नहीं है? शशांक ने ठंडी आवाज में सविता से पूछा। शशांक की बातों से सविता का दिल फटा जा रहा था। उसने तुरंत अपनी बेटी मायरा को दौड़कर गले लगा लिया। सविता मायरा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मुझे बहुत मजबूर किया गया था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बेटा। मुझे माफ कर दो मायरा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सविता ने रोते हुए कहा। वो इतनी जोर से रो रही थी कि उसे देखकर लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। आज सविता अपना सारा दुख रोकर निकाल देना चाहती थी। मायरा को अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था। माँ और बेटी को इस तरह रोते देखकर बाकी लोगों को भी बुरा लगने लगा था। शशांक ने उससे पूछा कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार था, लेकिन वो सविता के जवाब को पहले से ही जानता था। उसने एक गहरी सांस ली और वहां से निकल गया। उसे कुछ दूर तक रोने की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। तुम लोग सविता पर नजर रखो और उस लड़की को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देना, शशांक ने अपने आदमियों से कहा और हॉस्पिटल से निकल गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद शशांक उज्जवल जैन के बारे में पता करने में लग गया। कुछ ही दिनों में उसने उज्जवल के बारे में सब पता कर लिया कि वो किस तरह का आदमी था। उज्जवल के पास कोई जॉब नहीं थी और वो जितना भी पैसा कमाता वो सारा जुए में उड़ा देता। जुए में अपना सारा पैसा हारने के बाद वो दारू पीकर अपनी पत्नी को पीटता। बहुत पहले किसी ने उज्जवल के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी किया था। उज्जवल के पास ना जॉब है ना पैसा और उसे जुआ खेलना पसंद है, इसलिए जरूर उसके ऊपर कर्ज होगा, शशांक ने सोचते हुए खुद से कहा। तुम डार्क वेब से उज्जवल के बारे में पता करो कि उसने कितना कर्ज लिया है और किससे, शशांक ने अपने आदमी से कहा। कुछ ही देर में उस आदमी ने उज्जवल के बारे में सब पता कर लिया था। उसने तुरंत शशांक को अपना लैपटॉप दिखाया। जैसे ही उसने उज्जवल की प्रोफाइल देखी तो वो शॉक्ड रह गया।
उज्जवल न केवल कसीनो में और ऑनलाइन जुआ खेलता था, बल्कि कई बार रॉबरी के लिए भी पकड़ा गया था। शशांक सोच रहा था कि अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो वो खुद चुन लेंगे कि सही कौन है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए शशांक अपना काम खत्म करके सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब अविनाश तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा कि नव्या और आरव बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अविनाश ने आरव को गुड मॉर्निंग विश किया और पास की चेयर पर बैठ गया। क्या तुम आज ऑफिस जा रही हो? अविनाश ने नव्या से पूछा। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। वो शुभम के बारे में पूछना चाहती थी। वो अविनाश से शुभम के बारे में पूछने ही वाली थी कि फिर उसने खुद को रोक लिया। नव्या मन में सोच रही थी, अब अविनाश को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं शुभम को लेकर इसे ऑलरेडी परेशान कर चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट करके अविनाश अपने ऑफिस निकल गया। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्यूमेंट्स के साथ शशांक उसका वेट कर रहा था। उसने शशांक को अंदर कैबिन में आने का इशारा किया। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? अविनाश ने शशांक से अपनी चेयर पर बैठते हुए पूछा। मैं उस लड़की और उसकी मां से मिला हूं। मुझे उस लड़की के बाप के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है और इस बात का सबूत मिला है कि वो शुभम के खिलाफ साजिश रच रहा था, शशांक ने अविनाश से कहा और सारे एविडेंस अविनाश के सामने रख दिए। हमारे पास सारे एविडेंस हैं, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? शशांक ने अविनाश से पूछा। अविनाश उन एविडेंस को कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसने शशांक से कहा, इन एविडेंस को नव्या को दे दो, फिर वो इनके साथ जो करना चाहे कर सकती है। ओके सर, शशांक ने कहा। अगली सुबह जब नव्या अपने ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि एक पार्सल उसके नाम पर आया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पार्सल किसने भेजा। जैसे ही नव्या ने पार्सल ओपन किया तो उसमें बहुत सारे एविडेंस थे। उन एविडेंस को देखकर नव्या बहुत खुश हो गई थी। वो सोच रही थी कि अब इन एविडेंस से शुभम को केस जीतने में बहुत आसानी होगी। उसने तुरंत शुभम के पर्सनल नंबर पर कॉल किया जो उसके गार्ड राघव यादव ने उसे दिया था। वीडियो एविडेंस के तौर पर काफी नहीं था, इसलिए लॉयर ने भी और सबूत जुटाने के लिए कहा था और अब नव्या के पास केस जीतने के लिए काफी एविडेंस हो गए थे। हाँ नव्या, बोलो, दूसरी तरफ से शुभम ने कहा। शुभम, मुझे उज्जवल के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, नव्या ने कॉल पर शुभम से कहा। क्या ये सच है? शुभम ने नव्या से पूछा। शुभम अब भी कहीं खोया हुआ था। उसके चेहरे पर अब भी उदासी छाई हुई थी। हाँ शुभम, ये बिल्कुल सच है। मेरे पास जो एविडेंस है उनसे तुम्हें केस जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम जहां भी हो मैं इन्हें वहीं भेजती हूँ, नव्या ने शुभम को भरोसा दिलाते हुए कहा। शुभम ने नव्या से कहा कि वो एविडेंस लेने के लिए वहीं आ जाएगा, लेकिन नव्या ने उसे तुरंत मना करते हुए कहा, ये ठीक नहीं होगा, यहाँ आने पर सबको पता चल जाएगा, इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ। कुछ ही देर में नव्या ने अपना एक अलग लुक बना लिया था। वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। वो जल्दी से सारे एविडेंस लेकर ग्लोरियस वर्ल्ड कंपनी के लिए निकल गई, जहां पर शुभम सिंह अपने मैनेजर के साथ बैठा हुआ था। कुछ ही देर में जैसे ही नव्या ग्लोरियस वर्ल्ड कंपनी पहुंची तो उसने देखा कि नीचे कुछ लोग घूम रहे थे। नव्या उन्हें देखकर ही समझ गई थी कि ये अशोक चौहान के आदमी हैं। नव्या ने उनमें से एक दो को पहले भी देखा हुआ था। वो काफी डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। क्या नव्या शुभम तक पहुंचा पाएगी एविडेंस, या अशोक चौहान के आदमियों के हाथों लग जाएंगे सारे एविडेंस? क्या उन एविडेंस से जीत पाएगा शुभम केस? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ ही देर में जैसे ही नव्या ग्लोरियस वर्ल्ड कंपनी पहुंची, उसने देखा कि नीचे कुछ लोग घूम रहे थे। वो तुरंत सतर्क हो गई। वो जानती थी कि ये अशोक चौहान के आदमी हैं, लेकिन नव्या अपने लुक के कारण पहचान में नहीं आ रही थी। नव्या आराम से ग्लोरियस वर्ल्ड कंपनी के अंदर चली गई थी। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां का इंटीरियर बहुत ही अच्छा दिख रहा था। वो चारों तरफ देख ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। आप नव्या हैं? शुभम सर आपका ही वेट कर रहे हैं, मेरे पीछे आइए, उस आदमी ने नव्या के पास आकर कहा। नव्या ने अपना सिर हिलाया और उसके साथ चल पड़ी।
नव्या को ऑफिस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, अगर मैं यहाँ काम करती तो मुझे विशाल, रॉबर्ट जैसे लोगों की शक्ल ही नहीं देखनी पड़ती। कुछ ही देर में नव्या शुभम के पास पहुंच गई। उसने शुभम को देखकर एक स्माइल देते हुए तुरंत कहा, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। नव्या ने तुरंत अपने बैग से डॉक्यूमेंट्स की फाइल निकालकर शुभम को दे दी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के तौर पर तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और हाँ, ये रही पेन ड्राइव, इसमें कुछ वीडियोस हैं। देखना शुभम, तुम इस केस को जीतने वाले हो। नव्या ने शुभम को भरोसा दिलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच नव्या, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। शुभम ने नव्या से कहा, शुभम, तुम्हें अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी जिससे तुम सारे सबूत लोगों तक पहुंचा सको, नव्या ने कहा। नव्या की बात से सहमत होते हुए तुरंत शुभम का असिस्टेंट विनय पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए बाहर चला गया। ये देखकर कि शुभम अभी परेशान दिख रहा है, नव्या ने शुभम को भरोसा दिलाते हुए कहा, शुभम, अब इस मामले की सच्चाई सबके सामने आने वाली है, सो यू जस्ट प्रिपेयर टू शो योर बेस्ट फेस टू द वर्ल्ड। नव्या की बात सुनकर शुभम ने एक स्माइल के साथ कहा, नव्या, थैंक्स अगेन मेरी हेल्प करने के लिए। कुछ देर बात करने के बाद नव्या वहां से चली गई। नव्या निकल ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि आज से रोहन की फिल्म का प्रमोशन हो रहा है। वो बहुत दिनों से रोहन और सारा से ठीक से मिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसने उनसे मिलने का सोचा। वो जैसे ही फिल्म के सेट पर पहुंची, उसने देखा सारा अच्छे मूड में नहीं थी। सारा आमतौर पर लगातार बकबक करती रहती थी, लेकिन वो आज एक कोने में चुपचाप बैठी थी। सारा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? नव्या ने सारा के पास जाकर पूछा। नव्या को अचानक देखकर सारा को अच्छा लग रहा था। उसने नव्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा, शुभम मेरा फेवरेट हीरो है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? सारा को भी शुभम पर लगाए गए आरोपों पर यकीन नहीं हो रहा था। नव्या ने सारा की तरफ देखकर कहा, जैसा तुम सोच रही हो, शुभम वैसा इंसान नहीं है। उदास मत हो, थोड़ा और इंतजार करो, सच्चाई जल्दी ही दुनिया के सामने आ जाएगी, नव्या ने सारा को भरोसा दिलाते हुए कहा। नव्या की बात सुनकर सारा की आंखें चमक उठी। वो सोच रही थी कि पक्का नव्या को कुछ पता है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। मैम, आप ये कैसे कह सकती हैं? क्या आपको कुछ पता है? सारा ने नव्या से पूछा। नव्या जानती थी कि सारा उससे तब तक सवाल करना बंद नहीं करेगी जब तक कि वो सब कुछ जान नहीं लेती। कुछ पल सोचने के बाद नव्या ने उसे सारा सच बताने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर में नव्या ने सारा को पूरा सच बता दिया। सारा ने जैसे ही नव्या से शुभम के बारे में सुना, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, वो लोग जानवरों से भी बदतर हैं मैम। शुभम को उनकी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। देखा आपने, उन्होंने हेल्प के बदले शुभम के साथ क्या किया? उन लोगों को तो जेल होनी चाहिए। सारा अपने अंदाज में नव्या से बोले जा रही थी। वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। रोहन भी नव्या की बात सुन रहा था। उसने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन है नव्या मैम, शुभम जरूर जीतेगा। रोहन और नव्या बात कर रहे थे, तब तक सारा ने एक पोस्ट शुभम सिंह के सपोर्ट में डाल दी थी। 3 दिन बाद शुभम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें काफी सारे जर्नलिस्ट्स आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही अनगिनत रिपोर्टर्स अपने हाथों में माइक लेकर शुभम पर सवाल दागने लगे। जब से ये आरोप आप पर लगाया गया है, तब से आप किसी के सामने नहीं आए। इसके पीछे कोई वजह? क्या ये सच है कि आपकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करते हुए? क्या आप पर जो आरोप लगे हैं वो सच हैं? रिपोर्टर्स के पास अनगिनत तीखे सवाल थे जो बुरे इरादे से शुभम से पूछे जा रहे थे। अगर बॉडीगार्ड्स ना होते तो रिपोर्टर्स शायद स्टेज पर चढ़ जाते। शुभम बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन शुभम के जवाब ना देने पर भी रिपोर्टर्स सवाल पूछना बंद नहीं कर रहे थे। सवाल और भी तीखे होते जा रहे थे। तभी शुभम अचानक से खड़ा हुआ और अपना मोबाइल उठाकर खांसने लगा। शुभम को इस तरह देखकर सभी लोग अपने आप तुरंत चुप हो गए। सॉरी, मैं आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं इस मामले की सच्चाई आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। कहने के बाद शुभम थोड़ी देर के लिए चुप हो गया।
फिर उसने सबकी तरफ देखकर आगे कहा, उससे पहले मैं उज्जवल जैन को यहां बुलाना चाहता हूं। शुभम के कहते ही सभी आसपास देखने लगे। सभी आपस में बातें करने लगे थे कि आखिर शुभम करना क्या चाहता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा खड़ा करने के लिए उज्जवल जैन भी आया हुआ था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शुभम उसको इस तरह बुला लेगा। शुभम की बात सुनकर उज्जवल स्टेज पर आ गया था। उसने गुस्सा और दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे कारण मेरी बेटी अब भी हॉस्पिटल में पड़ी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक बाप पर क्या बीतती है। उज्जवल की बात सुनकर शुभम ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारी फैमिली की बुरे वक्त में हेल्प की थी। उज्जवल ने जैसे ही शुभम की बात सुनी, तुरंत अपना उदास चेहरा बना लिया और दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, मैं झूठे आरोप लगा रहा हूं? देख रहे हैं आप लोग, इस आदमी ने मेरी मासूम बेटी के साथ कहते कहते उज्जवल रोने लगा था। सभी रिपोर्टर्स ने उज्जवल को इस तरह रोते हुए देखकर अपने माइक उसके सामने करते हुए कहा, उज्जवल जी, आपके पास कोई सबूत है जिसकी वजह से आपने शुभम पर आरोप लगाए हैं? आपकी बेटी अब कैसी है? क्या उसकी हालत में सुधार हो रहा है? आप सरकार से क्या चाहते हैं? सभी रिपोर्टर्स के माइक उसके सामने आते ही उज्जवल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। वो यही चाहता था कि सबकी नजर सिर्फ उस पर हो। उसने ड्रामा करते हुए कहा, मेरा सबूत मेरी बेटी है जो अभी तक हॉस्पिटल में है। मैं सरकार से चाहूंगा कि शुभम को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके। उज्जवल की बात सुनकर सबके अंदर उसके लिए सिंपैथी जाग रही थी, लेकिन शुभम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है जो अब भी अपनी बेटी को यूज कर रहा है। तुम्हें कब लगा कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए बुरी नीयत रखता हूं? और तुम्हें इसका सबूत पहली बार कब और कैसे मिला? तुम्हारे पास कोई सबूत है? शुभम ने ठंडी आवाज में उज्जवल से पूछा। मुझे 1 हफ्ते पहले पता चला। मेरी बेटी तुमसे बहुत डरी हुई थी और वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मेरी पत्नी ने जब उससे पूछा तो उसने सब बता दिया। उज्जवल ने तुरंत शुभम को जवाब देते हुए कहा। वो सभी तरह के सवालों के लिए पहले से ही तैयार होकर आया था। जब आपको ये सब पता चला तो आपने तुरंत पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई? शुभम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे अच्छे आदमी होने के नाटक को खत्म करना चाहता था। तुम दरिंदे हो। तुमने एक मासूम लड़की के साथ गलत किया। उज्जवल ने शुभम पर आरोप लगाते हुए कहा। वो शुभम पर बिना रुके भड़कता जा रहा था। वो चाहता था कि शुभम की किसी भी बात को अब सुना न जाए। अशोक चौहान ने उज्जवल को अच्छी तरह से सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार किया हुआ था। नॉर्मली अगर किसी के बच्चों के साथ इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो लोग पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन उज्जवल, तुमने पुलिस में शिकायत नहीं की बल्कि मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे। इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम क्या चाहते हो, शुभम ने कहा। शुभम की बात सुनते ही सभी लोग एकदम शॉक्ड होकर उज्जवल की तरफ देखने लगे। मुझे मत बताओ कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या चाहता हूँ और तुम क्या सोचते हो कि इस तरह झूठे आरोप लगाकर तुम बच जाओगे। तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे लोगों को सिर्फ इसलिए बेदाग नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि तुम अमीर और मशहूर हो। उज्जवल ने तुरंत शुभम की बात का जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शुभम एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। हाँ, ठीक है उज्जवल, अब मैं जो भी बताने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी कहानी पर कायम रहोगे, शुभम ने कहा और अपने बैग से डॉक्यूमेंट्स की फाइल निकालने लगा। शुभम की बात से चारों तरफ माहौल गर्म हो चुका था। सभी रिपोर्टर्स ने तुरंत अपना माइक और कैमरा शुभम सिंह और उज्जवल के बिल्कुल करीब कर लिया था। उज्जवल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शुभम क्या करना चाह रहा है। इसलिए उज्जवल कोई ड्रामा क्रिएट करके वहां से जल्दी निकल जाना चाहता था। शुरू से लेकर आज तक मैंने कभी भी इनकी बेटी को बुरी नीयत से नहीं देखा। वो हमेशा मेरी छोटी बहन की तरह रही है और मैं चाहता हूं कि ये सबूत आप सब देखें
जो मैंने इकट्ठा किए हैं, शुभम ने एविडेंस टेबल पर रखते हुए कहा। उज्जवल कुछ बोल पाता उससे पहले ही शुभम ने आगे कहा, क्योंकि उज्जवल कहते हैं कि मैंने इनकी बेटी के साथ गलत किया, इसलिए आप सब इन एविडेंस को एक बार देखें। उज्जवल की घबराहट बढ़ गई थी। उसने तुरंत अपने आप को कंट्रोल किया और शुभम का मजाक उड़ाते हुए कहा, "हाँ, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम टोपी से खरगोश निकाल लोगे? तुम सिर्फ एक पाखंडी हो जो अपने पापों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बस झूठे एविडेंस दिखाकर लोगों को गुमराह करना चाहता है।" शुभम के असिस्टेंट विनय ने तुरंत पीछे स्क्रीन पर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने शुरू कर दिए, जिसमें उज्जवल के जुए में हारे पैसों से लेकर रॉबरी में गए जेल के सारे एविडेंस दिख रहे थे। उससे साफ साफ नजर आ रहा था कि उज्जवल किस तरह का आदमी है। अब क्या आपको लगता है कि हम वास्तव में ऐसे आदमी पर भरोसा कर सकते हैं जिसकी पूरी हिस्ट्री बुरे कामों से भरी हो? क्या आपको लगता है कि हम उसकी कही एक भी बात पर विश्वास कर सकते हैं? शुभम ने बहुत ही आराम से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। शुभम की बात सुनते ही वहां पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्या शुभम खुद को सही साबित कर पाएगा या उज्जवल अपने ड्रामे से मार लेगा बाजी? क्या होगा जब शुभम दिखाएगा उज्जवल और अशोक चौहान की वीडियो क्लिप? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शुभम के असिस्टेंट विनय पाठक ने सारे एविडेंसेस पीछे स्क्रीन पर प्ले कर दिए थे। वो सब देखकर उज्जवल जैन की हार्ट बीट बढ़ गई थी। उज्जवल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शुभम के पास इतने सारे एविडेंसेस कहां से आए थे, लेकिन ये देखने के बावजूद वो अभी भी बिल्कुल हार नहीं मानने वाला था। तुम्हें क्या लगता है तुम इन एविडेंसेस को दिखाकर बच सकते हो? मेरी बेटी अभी भी तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था क्योंकि हमें लगा था तुम आकर हमसे माफी मांगोगे, लेकिन तुम माफी के लायक नहीं हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। उज्जवल ने ड्रामा करते हुए कहा। उसका ड्रामा पूरी तरह से सच लग रहा था। उसकी बात सुनते ही रिपोर्टर्स ने तुरंत शुभम से सवाल पूछना शुरू कर दिया। वो लड़की अभी भी हॉस्पिटल में है, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? आपको नहीं लगता कि इस तरह झूठे एविडेंसेस देकर एक छोटी लड़की के पिता को बदनाम करने की कोशिश करना बहुत ही घटिया बात है? आखिर आपका क्या रिलेशन था इस फैमिली से? अगर आपकी माँ जिंदा होती तो क्या वो इस हरकत के लिए आपको माफ कर पाती? इस तरह के सवालों को सुनकर शुभम को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। माँ का नाम सुनते ही शुभम का चेहरा उदास हो गया था। विनय ने जैसे ही शुभम को उदास देखा तो तुरंत उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शुभम ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। हाँ, डोंट वरी, आई हैव स्टिल मोर एविडेंसेस टू रिव्यू, इसलिए अभी से किसी कंक्लूजन पर ना आए, शुभम ने कहा। उसकी बात खत्म होते ही विनय ने एक यूएसबी तुरंत लैपटॉप में लगा दी, जिससे पीछे स्क्रीन पर एक वीडियो दिखने लगी जिसे नव्या ने कॉफी शॉप में बनाया था। उस वीडियो में उज्जवल और अशोक चौहान ब्लर नजर आ रहे थे, जिसमें दोनों आपस में बात कर रहे थे। उस वीडियो में उज्जवल ने कहा, जैसा कि आपने सोचा था वैसे ही हमारा प्लान काम कर रहा है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? उसकी बात सुनकर अशोक ने जवाब दिया, मैंने शुभम के खिलाफ फेक सबूत इकट्ठे किए हैं, वक्त आने पर बताऊंगा, तब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। उज्जवल ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, लेकिन अशोक जी, इस तरह करना सही होगा? तुम्हें पहले ही बोला था कि एक बार इस रास्ते पर चल दिए तो अब फिर पीछे नहीं हट सकते, और बड़ा आदमी बनने का मौका सबको नहीं मिलता। अशोक ने उज्जवल पर गुस्सा करते हुए कहा। इस तरह अशोक और उज्जवल की सारी बात सबके सामने आ गई थी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहरी दुनिया में लोगों ने उस ऑनलाइन वीडियो को देखा तो सब तरफ बातें होने लगी। लोग शुभम को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स करने लगे थे। उज्जवल इन सबसे बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला था। उसने चिल्लाते हुए कहा, वो मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, यह सब सरासर झूठ है। लोगों के कोई भी रिएक्शन ना आने पर
उज्जवल ने रोने का नाटक करते हुए आगे कहा, क्या किसी को हॉस्पिटल में मेरी बेटी नहीं दिखी? और शुभम ने मुझे डराने और धमकाने की कोशिश की थी। जब मैंने शुभम से पैसे लेने से मना कर दिया था तो इसने इस तरह की फेक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने दिखा दी। सभी रिपोर्टर्स चुप बैठकर उसे देखने लगे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब किस पर भरोसा करे। और मुझे तो इस वीडियो में सब ब्लर दिख रहा है। मेरे जैसे दिखने वाले के साथ इस वीडियो को शूट किया गया है। ये बिल्कुल फेक वीडियो है, उज्जवल ने कहा। उज्जवल की बात सुनकर कुछ लोग उसके साथ हाँ बोलने लगे थे। शुभम चुप होकर ये सब देख रहा था। मैं इस वीडियो को पुलिस के हाथों में दे रहा हूं, वही लोग पता कर लेंगे सच क्या है, शुभम ने बहुत आराम से कहा। शुभम की बात सुनकर मानो उज्जवल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस फेक वीडियो को पुलिस को देकर मुझे फंसाना चाहते हो? तुम पुलिस को पैसे देकर हम जैसे गरीब लोगों की आवाज को दबा देना चाहते हो, उज्जवल ने बड़बड़ाते हुए कहा। शुभम को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि लोग अपने बचाव के लिए इस तरह कुछ भी बोल सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो ये प्रूव करता हो कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत किया है? अगर है तो प्लीज हमें दिखाओ, जिससे सबको पता चल सके कि मैं गलत हूं और तुम सही। शुभम के सवाल का उज्जवल के पास कोई जवाब नहीं था। शुभम ने तुरंत विनय को इशारा किया कि वो पिक्चर्स दिखाए जिसमें उज्जवल सेक्स वर्कर के साथ था। विनय ने तुरंत सभी पिक्चर्स को सबके सामने लाकर रख दिया। उसे देखकर सभी रिपोर्टर्स शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना सीधा दिखने वाला आदमी इतना घटिया काम कर सकता है। उज्जवल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो समझ गया था कि सारी बाजी उसके हाथ से निकलती जा रही है। मुझे इस तरह बदनाम मत करो। मैं उन पिक्चर्स में नहीं हूं। ये सब बिल्कुल झूठ है, उज्जवल ने बचने की कोशिश करते हुए कहा। उज्जवल को कमजोर पड़ता देखकर एक रिपोर्टर ने शुभम से पूछा, आप सिर्फ उज्जवल जी के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप खुद को साबित कर सकते हो कि आपने कुछ नहीं किया इनकी लड़की के साथ? उस रिपोर्टर को अशोक चौहान ने भेजा हुआ था। उसकी बात सुनते ही शुभम ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। वो बिल्कुल भी उस लड़की मायरा के बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इन सबके सामने मायरा का नाम खराब हो। शुभम को उदास देखकर विनय को बहुत बुरा लग रहा था। जब तक हम इसे मजबूर नहीं करेंगे तब तक ये अपनी गलती को नहीं मानेगा, विनय ने शुभम से कहा। तुम सही कह रहे हो, शुभम ने कहा। शुभम के हाँ कहते ही विनय ने एक और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जिसमें मायरा और सविता की बातचीत साफ सुनाई पड़ रही थी। रिपोर्टर जो एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे उन सब ने तुरंत ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। ये रिकॉर्डिंग शशांक ने हॉस्पिटल में रिकॉर्ड की थी। उस रिकॉर्डिंग से अब सब कुछ सामने आ रहा था। उज्जवल ने जैसे ही सविता और मायरा की बात सुनी तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। जैसा कि आप सबने सुना कि उज्जवल की वाइफ ने एक्सेप्ट किया है कि ये मुझसे पैसे लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये साजिश रची थी और मैंने उस बारे में पूरे टाइम अपना मुंह बंद रखा क्योंकि मैं उस लड़की को मीडिया की नजरों में नहीं लाना चाहता था, शुभम ने आराम से कहा और सबकी तरफ देखने लगा। कुछ पल रुकने के बाद शुभम ने आगे कहा, अगर आप लोगों को इस रिकॉर्डिंग पर भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं इनकी पत्नी सविता और इनकी बेटी मायरा जो मेरी छोटी बहन जैसी है उन्हें भी यहां बुला सकता हूं। शुभम ने तुरंत अपने गार्ड को इशारा किया और कुछ ही देर में वो गार्ड मायरा और उसकी मां सविता को सबके सामने स्टेज पर ले आया। सामने अपनी बेटी और वाइफ को देखकर उज्जवल गुस्से से भड़क उठा। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, उज्जवल ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। उज्जवल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अपनी वाइफ को मारने के लिए स्टेज पर चढ़ जाएगा।
उसकी पत्नी उससे डरी हुई अपनी बेटी को गले लगाए हुई थी। उज्जवल गुस्से से सविता को मारने के लिए स्टेज पर बढ़ा ही था कि तुरंत एक गार्ड ने उसे रोककर स्टेज से नीचे कर दिया। उज्जवल को इस तरह देखकर सविता के हाथ पैर कांपने लगे थे। सविता को इस तरह डरता हुआ देख शुभम ने आराम से कहा, डरो मत। जब आपकी बेटी बीमार थी तो मैंने उसके इलाज के लिए पैसे भेजे थे। मैं जानता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कभी कभी उससे मिलने भी जाता था। आपने सारी सच्चाई जानते हुए भी मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगाए? शुभम की बात सुनकर सविता की आंखों में आंसू आने लगे थे। दूसरे ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने ऐसा करने पर मुझे मजबूर किया था। सविता ने रोते हुए कहा। सविता को देखकर मायरा भी रोने लगी थी। भाई माफ कर दो प्लीज, मम्मी पापा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मायरा ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। मायरा के कहते ही शुभम की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सभी रिपोर्टर्स ये सब देखकर तुरंत उज्जवल के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगे। लोगों का गुस्सा देखकर उज्जवल तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन तुरंत गार्ड ने उसे रोक लिया। मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उज्जवल ने कहा। उज्जवल के पास अब माफी मांगने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और ये सब मैंने अशोक चौहान के कहने पर किया था। उज्जवल किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा था। ये सब सोशल मीडिया और न्यूज में देखकर वापस शुभम के लिए पॉजिटिव कमेंट्स और मैसेजेस आने लगे थे। मैं जानती थी कि मेरा हीरो कभी गलत नहीं कर सकता। शुभम के साथ बहुत गलत हुआ है। उसने इस बीच बहुत कुछ खो दिया। इन लोगों को अब जेल होनी चाहिए। कमेंट्स के बाद कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हुए विनय ने बीच में आकर कहा, ये बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आप सभी लोगों को सच का पता चल चुका है कि सही क्या है और गलत क्या। डिसीजन अब आप लोगों के हाथ में है, सो जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा। वैसे भी शुभम सर को मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं। विनय के इस क्लोजर स्टेटमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी कि तभी वहां पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस ने तुरंत उज्जवल को अरेस्ट कर लिया। शुभम चुपचाप अपनी चेयर पर टिक कर बैठ गया था। तभी एक एक करके सभी रिपोर्टर्स उसके पास आने लगे। हमें माफ कर दो शुभम, हमें एविडेंसेस के बारे में पता नहीं था। हमें आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। सभी रिपोर्टर्स शुभम से माफी मांग रहे थे। तभी एक रिपोर्टर आराम से पीछे से बच के निकलने लगा। अरे, जो शुभम के खिलाफ बात कर रहा था वो देखो कैसे जा रहा है। एक रिपोर्टर ने उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। उस रिपोर्टर ने जैसे ही ये सुना तो तुरंत उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सभी ने उस रिपोर्टर को जल्दी ही चारों तरफ से घेर लिया। तुम शुभम से इतनी दुश्मनी क्यों दिखा रहे हो? तुम उसको सीधा निशाना बना रहे थे। क्या तुम्हें किसी ने पैसे देकर भेजा था? एक कैमरा ऑपरेटर ने गुस्से में उससे पूछा। तुम शुभम को निशाना क्यों बना रहे थे, बोलो, विनय ने पूछा। विनय की बात सुनते ही वो रिपोर्टर घबरा गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। मैं वो, घबराहट में उस रिपोर्टर ने कहा। उसको इस तरह डरता देखकर विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, इसलिए तुम मुझे सच बता दो ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पुलिस स्टेशन वाली बात सुनते ही उस रिपोर्टर ने तुरंत कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे अशोक चौहान ने भेजा हुआ था। उसकी बात सुनते ही विनय ने हाँ में सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए माइक उठा लिया। विनय के माइक उठाते ही सबकी नजर उस पर टिक गई। आखिर अब शुभम अशोक चौहान के साथ क्या करेगा? क्या होगा नव्या का रिएक्शन शुभम के लिए? क्या अशोक रचेगा कोई नई साजिश? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रिपोर्टर की बात सुनने के बाद विनय ने माइक उठा लिया था। उसके हाथ में माइक लेते ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं
All right, everyone. Thanks for coming to this press conference. That's the end of proceedings. विनय ने कहा। विनय के कहने के बाद जैसे ही सब लोग जाने के लिए उठे, शुभम ने हाथ जोड़कर सबसे कहा, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आज अपनी बेगुनाही साबित कर सका। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर तरफ बात हो रही थी, जिसमें शुभम को लेकर सब पॉजिटिव बातें कर रहे थे। लोगों के अंदर आज वापस शुभम के लिए प्यार और रिस्पेक्ट आ रही थी। नव्या, जिसने सच्चाई का साथ देने की ठान रखी थी, वो आज शुभम की जीत पर बहुत खुश हो रही थी। उसके लिए आज का दिन बहुत मायने रखता था। उसकी वजह से ही आज एक बेकसूर आदमी झूठे आरोप से बच पाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही नव्या ने खुश होकर सारा को गले से लगा लिया और कहा, सारा, आज शुभम उस झूठे आरोप से हमेशा के लिए बरी हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि शुभम बेकसूर साबित होगा। सारा भी आज शुभम के बेकसूर साबित होने पर बहुत खुश थी। उसने नव्या के गले लगते हुए कहा, हाँ मैम, आप हमेशा कहती हैं कि जस्टिस लोगों के दिलों में होता है। वो बात आज बिल्कुल सच निकली। सारा की आंखों से बोलते बोलते आंसू निकलने लगे। जैसे ही नव्या ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो तुरंत उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सारा, इस खुशी के मौके पर आंसू? ये खुशी के आंसू है मैम, मैं बहुत खुश हूं। सारा ने स्माइल करते हुए कहा। रोहन को भी अच्छा लग रहा था। वो खुश होकर नव्या और सारा दोनों की बातें सुन रहा था। उसने सारा को इमोशनल होते हुए देखकर कहा, सारा, यह खुशी का मौका है। आखिरकार नव्या मैम की मेहनत बेकार नहीं गई। रोहन सारा से बात कर ही रहा था कि तभी नव्या ने एक टूटता हुआ तारा देखकर कहा, सारा, देखो टूटता हुआ तारा। नव्या के कहते ही सबकी नजरें उस टूटते हुए तारे को देखने लगी थीं। आज आसमान बहुत साफ था और तारों से भरा हुआ नजर आ रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे सभी के दिलों से बोझ उतर गया हो। सब बहुत अच्छा फील कर रहे थे। कुछ ही देर में नव्या घर के लिए निकल गई। जब नव्या घर पहुंची तो उसे अचानक वो पार्सल याद आया जो कल उसे ऑफिस में भेजा गया था, जिसमें एविडेंसेस थे। वो अच्छी तरह जानती थी कि उस पार्सल को अविनाश ने भेजा होगा। ये सब सोचकर नव्या ने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर अविनाश को एक मैसेज टाइप किया, कम होम अर्ली फॉर डिनर टुनाइट, आई विल कुक समथिंग स्पेशल। यहां अविनाश ऑफिस में अपना काम कर रहा था। उसने जब नव्या का मैसेज देखा तो एक पल रुकने के बाद रिप्लाई किया, ओके। नव्या अविनाश को मैसेज करने के बाद तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। नव्या अविनाश की फेवरेट डिश बनाने का सोच रही थी। कुछ देर बाद जब बाहर से मरियम और आरव आए तो उन्होंने देखा कि नव्या किचन में खाना बना रही थी। मम्मा, आप खाना बना रही हो? आरव ने शॉक्ड होकर कहा। हाँ आरव बेटा, आज बहुत ही स्पेशल डे है, इसलिए मैंने सोचा आज आप सबके लिए खाना बनाऊं। नव्या ने आरव को स्माइल देते हुए कहा, तो फिर मैं आज अपनी फेवरेट डिश भी ऑर्डर कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आरव, नव्या ने कहा और वापस अपने काम में लग गई। मरियम भी नव्या को किचन में देखकर तुरंत उसकी हेल्प करने लगी। कुछ ही देर में आरव ने जैसे ही देखा कि अविनाश आ गया है तो तुरंत उसके पास दौड़ते हुए गया। पापा पापा, यू आर सो लकी टुनाइट, आरव ने अविनाश के गले लगते हुए कहा। व्हाट यू मीन आरव? अविनाश ने पूछा। मम्मा आज खाना बना रही है हमारे लिए, आरव ने खुश होकर कहा। अविनाश ने आरव की बात सुनकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। लेकिन अविनाश को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नव्या सबके लिए डिनर क्यों बना रही है। आमतौर पर मरियम और बाकी के लोग ही खाना बनाया करते थे। कुछ ही देर में नव्या ने खाना बना लिया था। मरियम और बाकी के सर्वेंट्स डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगे। नव्या अंदर ही अंदर इस बात को लेकर डर रही थी कि खाना सबको पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद आज खाना बनाया था। कैसा है? अविनाश के फर्स्ट बाइट लेते ही नव्या ने पूछा। अविनाश ने जब नव्या को जवाब नहीं दिया तो उसको लगा कि उसने जो खाना बनाया था वो अच्छा नहीं है। ये सोचकर नव्या का चेहरा उदास होने लगा। लेकिन तभी अविनाश ने कहा, प्रिटी डैम गुड। मम्मा, इट्स रियली डिलीशियस, आरव ने भी खाते हुए कहा। दोनों लोगों से तारीफ सुनकर नव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज सब कुछ जीत लिया हो।
कुछ ही देर में सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाकर सभी उठने ही वाले थे कि तभी अविनाश और नव्या की नजर टीवी पर पड़ी, जिसमें शुभम की न्यूज दिखाई जा रही थी। उस न्यूज को देखकर नव्या ने तुरंत अविनाश से कहा, तो वो तुम ही हो जिसने मुझे एविडेंसेस का पार्सल भेजा था। थैंक यू सो मच अविनाश, तुम्हारे बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। अविनाश ने उसकी बात सुनकर एक स्माइल दी और आरव को लेकर लिविंग रूम में चला गया। मरियम और नव्या वहीं बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद जब नव्या ने लिविंग रूम में जाकर देखा तो अविनाश और आरव दोनों गेम खेल रहे थे। इस गेम का नाम क्या है? नव्या ने गेम को देखकर पूछा। मम्मा, आप इस गेम के बारे में नहीं जानती? अरे मम्मा, ये डेस्परेट सर्वाइवर गेम है जिसमें जीतने वाले को 100 कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन हर बार पापा ही जीत जाते हैं। आरव ने एक्साइटेड होते हुए कहा। अविनाश उस गेम को बहुत ही एक्साइटेड होकर आरव के साथ खेल रहा था। इज इट रियली दैट फन? देन व्हाई डोंट यू लेट मी प्ले फॉर अ व्हाइल? नव्या ने आरव से अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। नो मम्मा प्लीज, आपके साथ हार जाऊंगा। आरव ने अपना उदास चेहरा बनाते हुए कहा। मैं बहुत होशियार हूं, ठीक है आरव, मैं अच्छा खेलूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। नव्या ने आरव की तरफ अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन आरव का पूरा फोकस गेम खेलने पर था। नव्या चाहती थी कि वो दोनों उसे भी इस गेम में शामिल करें। आरव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है और आरव, तुम्हें हारना नहीं है, अविनाश ने गेम खेलते हुए कहा। नव्या ने चिढ़ते हुए गुस्से में अविनाश को देखा, लेकिन उसका भी पूरा फोकस गेम पर ही था, इसलिए वो भी नव्या की तरफ नहीं देख रहा था। नव्या दोनों को कुछ देर तक देखती रही, लेकिन जब दोनों ने ही नव्या को इग्नोर कर दिया तो वो झुंझलाकर सोफे पर बैठ गई। नव्या चुप बैठकर अविनाश और आरव को देख रही थी। उसे अचानक अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगी। वो सोच रही थी कि अगर वो उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं होती तो अब उसकी लाइफ कैसी होती। उसके लिए अभी तक सबसे बड़ी खुशी सिर्फ आरव ही था। फादर, 5 साल पहले वाला वो आदमी, उसे कैसा लगेगा अगर उसे पता चले कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में उसका एक लड़का है? नव्या ने अचानक कड़वी मुस्कान के साथ बड़बड़ाते हुए कहा। आरव के जन्म की जैसी भी कंडीशन थी, लेकिन नव्या हमेशा आरव जैसा बच्चा पाकर खुद को लकी मानती थी। नव्या के अंदर आरव को लेकर सवाल चल रहे थे। नव्या का अचानक एक पल के लिए सिन्हा फैमिली पर ध्यान गया, जिनसे वो अब पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। वो अपने और आरव के ऊपर उस फैमिली का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। सिन्हा फैमिली ने हाल ही में नव्या की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं किया था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था कि वो क्या करने वाले हैं। सिन्हा फैमिली एक टाइम बॉम्ब की तरह थी। ये सब सोचते हुए नव्या ने गहरी सांस ली। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आई। नव्या ने जैसे ही अपना सोशल मीडिया चेक किया तो उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। उसके लिए बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे। मैं एक्चुअल में तुम्हारे बारे में पहले गलत था, लेकिन अब पता चला कि तुम सबसे समझदार लड़की हो। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग शुभम, ही हैज नाउ पास थ्रू दिस क्राइसिस। अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। नव्या एक एक करके सभी कमेंट्स और मैसेजेस को पढ़ रही थी। उसको इस तरह के मैसेजेस और कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर अपना सोशल मीडिया चेक करने के बाद नव्या ने देखा कि अब भी आरव और अविनाश दोनों गेम खेल रहे थे। उसने अपना लैपटॉप उठाया और ऊपर अपने कमरे में चली गई। इधर आरव ने देखा कि उसके पापा का मूड बहुत ही अच्छा है, तो वो चाहता था कि आज वो अपने पापा के साथ ही सोए। पापा, मैं आज आपके पास सो जाऊं? आप मुझे थोड़ा वीडियो गेम भी सिखा देना। आरव ने रिक्वेस्ट करते हुए अविनाश से कहा। अविनाश को आरव की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसे अकेले रहने की आदत थी और वो हमेशा अकेले ही सोता था। उसने आरव की तरफ देखा। वो अंदर ही अंदर काफी उलझन में था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है आरव, तुम मेरे साथ ही सो जाना, लेकिन हम वीडियो गेम नहीं खेलेंगे। ओके पापा। आरव ने खुश होकर अविनाश के गाल पर किस करते हुए कहा। कुछ देर खेलने के बाद अविनाश आरव को लेकर अपने रूम में सोने के लिए चला गया। उसने जैसे ही देखा कि आरव की नाइट ड्रेस ऊपर नव्या के कमरे में है, उसने आरव से कहा, I'll go and get your night clothes. Wait here. आरव ने एक स्माइल दी।
अविनाश बोलकर ऊपर नव्या के कमरे में आरव की नाइट ड्रेस लेने के लिए चला गया। नव्या पूरे दिन की थकावट के कारण नहाकर जल्दी सो जाना चाहती थी। वो नहाकर अपने चारों तरफ टॉवल लगाए हुए बाथरूम से निकली ही थी कि तभी डोर पर नॉक की आवाज आई। अंदर आ जाओ, मैं यहीं हूं, नव्या ने आवाज लगाते हुए कहा। नव्या को लगा कि आरव अविनाश के रूम से आ गया। अविनाश जैसे ही अंदर आया, नव्या टॉवल अपने चारों तरफ लगाए हुए गीले बालों को पोंछती हुई खड़ी थी। उसको इस तरह देखकर अविनाश की नजरें एक पल के लिए उस पर टिक गईं। नव्या खुले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अविनाश चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा आरव है, नव्या ने घबराते हुए कहा और तुरंत दूसरी तरफ मुंह करके पलट गई। अविनाश भी तुरंत डोर के बाहर पलटकर खड़ा हो गया। दिस इज माई हाउस एंड यू आर माई लीगल वाइफ, रिमेंबर? मैं कहीं भी आ सकता हूं, अविनाश ने स्माइल करते हुए कहा। नव्या को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अविनाश की बात का क्या जवाब दे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, व्हाटएवर, डोर तो नॉक करके आना चाहिए। मैंने डोर नॉक किया था, अविनाश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। अविनाश की बात को सुनते ही नव्या को याद आया कि वो गलत नहीं था। नव्या ने आने के लिए कहा था। एक पल रुकने के बाद नव्या ने अपनी गलती छिपाते हुए अविनाश से पूछा, सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? नव्या की बात सुनते ही अविनाश को कुछ याद आया। उसने तुरंत नव्या से कहा, हाँ, मैं यहां आरव की नाइट ड्रेस लेने के लिए आया हूं। वो आज मेरे साथ मेरे रूम में सोएगा। अविनाश की बात सुनते ही नव्या ने उसको अपनी भौहें चढ़ाते हुए देखा। क्या होगा नव्या का रिएक्शन? क्या वो सोने देगी आरव को अविनाश के पास? क्या इन छोटी छोटी बातों से हो रही है एक नई लव स्टोरी की शुरुआत? क्या सिन्हा फैमिली को लेकर नव्या का डर होगा सच में तब्दील? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हाँ, मैं यहाँ आरव की नाइट ड्रेस लेने के लिए आया हूँ। वो आज मेरे साथ मेरे रूम में सोएगा। अविनाश के ये कहते ही नव्या ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अविनाश को इशारा करते हुए कहा, हिज नाइट ड्रेस इज ओवर देयर, हेल्प योरसेल्फ, नव्या ने कहा और तुरंत बाथरूम में चली गई। उसने अविनाश से ये भी नहीं पूछा कि आज आरव तुम्हारे साथ क्यों सो रहा है। वो बस इस हालत में अविनाश की नजरों से दूर जाना चाहती थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था। अविनाश भी आरव की नाइट ड्रेस उठाकर वहां से निकल गया। अविनाश जैसे ही अपने रूम में आया तो उसने देखा कि आरव सो गया था। उसने आरव के ऊपर आराम से ब्लैंकेट डाला और वहीं पास में बैठ गया। आरव को सोते हुए देखकर अविनाश को लगा कि आरव थोड़ा बहुत उसके जैसा ही दिखता है। उसे अचानक 5 साल पहले की वो रात याद आ गई जिसमें वो एक लड़की के साथ था। उसे ये भी पता नहीं था कि वो लड़की कौन थी और कैसी दिखती थी। वो सोच रहा था कि अगर उस लड़की का कोई बच्चा होता तो वो आज आरव की ही उम्र का होता। ये सब सोचकर अविनाश एक गहरी सांस लेकर हंस पड़ा। सुबह नव्या उठी तो पूरी रात ठीक से ना सो पाने के कारण उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। कुछ ही देर में नव्या जब नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आई तो उसने सोचा कि अविनाश ऑफिस जा चुका होगा, लेकिन उसे बैठा देखकर वो हैरान रह गई। नव्या को देखकर अविनाश ने कहा, गुड मॉर्निंग। नव्या ने उसको देखकर एक स्माइल दी। आरव ने नव्या को देखकर पूछा, मम्मा, क्या आप कल रात अच्छे से नहीं सोई? आरव, कल रात ठीक से नहीं सो पाई, नव्या ने आरव से कहा और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ ही देर में नव्या अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके उठने ही वाली थी कि तभी अविनाश ने उससे कहा, नव्या, मैं आरव को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। अविनाश की बात सुनकर नव्या ने एक नजर आरव को देखा और एक पल रुककर अविनाश से कहा, ठीक है, चलो। कुछ ही देर में नव्या और अविनाश ने आरव को स्कूल छोड़ दिया। नव्या के मन में कल रात को लेकर बातें चल रही थी। उसका चेहरा अभी भी ब्लश कर रहा था। जैसे ही नव्या ऑफिस पहुंची, अविनाश बिना कोई बात किए जल्दी से वहां से निकल गया। नव्या को उसका बिना बात किए चले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सोच रही थी, अब अविनाश को क्या हुआ। नव्या दूसरे ही पल अपने ऑफिस के अंदर चली गई। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर गई, उसने देखा कि एक टेबल पर बहुत सारे फूल और गिफ्ट्स रखे हुए थे।
उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किस लिए रखा हुआ है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सारा भी वहां आ गई। सारा, ये सब क्या है? नव्या ने सारा से पूछा। नव्या को लग रहा था कि कहीं ये सब सिन्हा फैमिली से तो नहीं आया। वो उन्हें अच्छी तरह से जानती थी कि